नमस्कार मित्रों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास में और इसी क्रम में आज हमारा भाग 10वां है। मेवाड़ का इतिहास भाग 10। इससे पहले के वीडियो में हमने महाराणा उदय सिंह जी के बारे में पढ़ा था और हमने जानने का प्रयास किया था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु जो है गोगुंदा में हुई। ठीक है, यहीं पर इनकी छत्री बनाई। ठीक है, एक शब्द आया है छतरी। वैसे हम जब राजस्थान की कला के बारे में जानेंगे, स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे, तब यह पुनः अपने सामने आएगा। उससे पहले समझने का प्रयास करें छतरी क्या होती है। राजस्थान में जो राजा या महाराजा हुए, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनका दाह संस्कार हो जाता है, तो दाह संस्कार होने के बाद जो उनके अस्थियों का ढेर होता है, उसी के ऊपर एक चबूतरा बना करके पिलर खड़े कर देते हैं और उसको एक छतरी का रूप दे देते हैं। ठीक है, ये छतरिया कहलाती है। कहने का मतलब है राजा महाराजाओं के जो डेथ के बाद उसकी हड्डियों के ऊपर जो खंबे बना करके छतरी का रूप दे दिया जाता है, वो छतरी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर गोगुंदा में ही जो है उदय सिंह जी की छतरी बनी हुई है। ठीक है, आगे हमें पता है कि इसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बनता है, ये समझने का प्रयास करें। हमें पता है महाराणा उदय सिंह जी के 2 पत्नियां थी। एक जयवंता बाई थी और दूसरी जो थी वो हमारे लूणकर्षण की पुत्री थी। ठीक है, और भाटी वंश के होने के कारण उसको भटियाणी भी कहा गया था। ठीक है, उसका पुत्र जगमाल था। ये याद रखना। तो एक तरफ तो जगमाल शासक बनना चाह, दूसरी तरफ हमारे महाराणा थे प्रताप। वैसे उत्तराधिकारी नियम के हिसाब से तो राजा बनना था मेवाड़ का महाराणा प्रताप को, क्योंकि बड़े ये थे और हमेशा जो बड़ा पुत्र होता है वो ही बनता है। लेकिन किसी कारणवश से, ठीक है, इस भटियाणी रानी से अधिक प्रेम होने के कारण जो है उत्तराधिकारी महाराणा उदय सिंह ने जो है जगमाल को चुन लिया। ये बात जब महाराणा प्रताप के नाना जी जो अखेर राज सोनगिरा थे, जो पाली के निवासी थे, उनको पता चला तो उन्होंने क्या करा, सेना भेजी और इसको हराया। हराने के बाद महाराणा प्रताप को राजा बना दिया या ये शासक बना। ठीक है, अब समझने का प्रयास करें। ये इसका प्रतिद्वंदी था। ये क्या चला गया था अकबर के पास। ठीक है, ये अकबर के पास चला गया। अकबर ने इसको एक जागीरी दे दी थी सिरोही में। सिरोही में क्या करा, जगमाल को जागीरी दे दी और सिरोही में ही एक युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, इस दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो इस प्रकार से जगमाल का सफाया हो गया। मेवाड़ में जगमाल अब नहीं रहा, तो अब कौन रह गया पूर्ण रूप से? महाराणा प्रताप। अगला जो मेवाड़ का शासक बना वो महाराणा प्रताप बना। इसके बारे में अपन विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले महाराणा प्रताप। अगर मैं इसके जन्म की बात करूं, 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ये याद रखना है, 9 मई 1540 को इसका जन्म हुआ। दूसरी अगर मैं इसकी बात करूं स्थान को लेकर के, तो स्थान था बादल महल। ये बादल महल कुंभलगढ़ में पड़ता है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ठीक है, 9 मई 1540 को जन्म हुआ महाराणा प्रताप का, बादल महल में हुआ। ये बादल महल कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है और कुंभलगढ़ जो है राजसमंद जिले में है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसकी, कुछ किताबों में इसका जन्म पाली भी बताते हैं। ठीक है, अपन को आंसर ये वाला राइट करना है, कुंभलगढ़ बादल महल। अब ये पाली क्यों बताते हैं ये भी समझ लो, क्योंकि अखेज राज जो सोनगिरा इसके नाना जी है वो पाली के थे, और मारवाड़ में जो एक रीति या रिवाज कह सकते हैं, जो पहला प्रवश होता है, जो पहला बच्चा जो होता है वो अपने जो पुत्री है उसके पीर पक्ष में होता है। इसके कारण ये कुछ किताबों में पाली भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन अपने एनसीईआरटी के अनुसार बादल महल ही राइट माना गया है, इसलिए अपन को बादल महल याद रखे, कुंभलगढ़ याद रखे और ये याद रखे। ये इसको स्थान को लेकर के बात है। अगर अपन पिता की बात करें तो उदय सिंह जी थे। अगर इनकी माता की बात करें, मां कौन थी माता, तो जयवंता बाई। जयवंता बाई कौन थी हमें पाती है, पाली, नरेश, अखेराज, सोन गिरा की पुत्री। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, समझ ले। आगे अगर मैं बात करूं इसके भाई की, तो इसका भाई जो है कान्हा, जगमाल, शक्ति सिंह। कान्हा, जगमाल, शक्ति सिंह और कल्ला, ये 1, 2, 3 और ये 4, चारों जो है महाराणा प्रताप के भाई थे, कान्हा, जगमाल, शक्ति सिंह और कल्ला। आगे अगर मैं बात करूं पत्नी की, अजमदे, कंवर। ठीक है, ये अजमदे कंवर इसकी पत्नी थी। आगे अगर मैं बात करूं इसके पुत्र की, अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट जो है इसका बेटा था, पुत्र था। अगर मैं इसकी बात करूं घोड़े की, देखो हमने आज तक सुना है कि इसका घोड़ा चेतक है,
इसका घोड़ा चेतक ही है, लेकिन चेतक के अलावा दो अन्य घोड़े और भी थे। ठीक है, उनका भी नाम अपन को याद रखना है। पहला चेतक, दूसरा चक्रवात, तीसरा खंडेराव। ये तीनों ही इसके चेतक, चक्रवात और खंडेराव, ये इसके घोड़े हैं। मुख्य घोड़ा चेतक था, चक्रवात और खंडेराव ये दोनों। चेतक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता देता हूं, किस प्रकार का घोड़ा है, कहां पाया जाता है, कौन सी नस्ल का है। देखो साथियों, ये चेतक घोड़ा जो है, ये नस्ल ज्यादातर ईरानी क्षेत्र में पाई जाती है, ईरान में पाई जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा बात याद रखना कि ये चेतक घोड़े की नस्ल अपने मालिक को स्वयं ढूंढती है। कहने का मतलब है ये घोड़ा अपने मालिक के पास स्वयं जाता है। यहां तो ये मैंने पर्टिकुलर नाम दिया है, चेतक उसका नाम था, लेकिन ये जो घोड़ा है ये अपने मालिक को स्वयं ढूंढता है। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। होता क्या समझो, एक बार क्या होता है कि घोड़े को बेचने वाला एक व्यापारी घोड़ा बेचने के लिए संसार के कई क्षेत्रों में वो फिर जाता है, बाकी ये घोड़ा नहीं बिकता है। उसके पास दो घोड़े होते हैं। अंत में वो घूमता घूमता घोड़ा बेचने वाला जो है अपने राजस्थान में मेवाड़ में आता है, और मेवाड़ में आने के बाद ये महाराणा प्रताप के पास जाता है घोड़ा बेचने वाला। तो अपने मालिक को ये पहचान लेता है। मैंने अभी बताया कि ये चेतक किस्म के नस्ल के घोड़े स्वयं अपने मालिक की पहचान करते हैं। तो महाराणा प्रताप ने इसके सामने प्रश्न रखा कि क्या ये चेतक मेरे लिए वफादार हो सकता है क्या? कहीं ये दुश्मनों के सामने घुटने टेक दे या कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्यों खरीदूं? तो चेतक और इसका, चेतक का एक और साथ में घोड़ा था, तो उसने कहा कि अभी आपके ये दोनों ही घोड़े, जो चेतक और ये दूसरा घोड़ा, ये आपके हैं। ठीक है, अब आप स्वामी भक्ति की बात करते हो तो देखना हुआ क्या। चेतक के साथ जो दूसरा घोड़ा था उसको कस के खूंटे से बांध लिए, चारों पैरों को जो है कस के खूंटे पे बांध लिए। बांधने के बाद महाराणा प्रताप के ऊपर प्रहार करता है। अब प्रहार करता है, वो चिल्लाता है इस घोड़े का नाम लेकर के, ठीक है, लेकिन घोड़ा छूट करके आता नहीं है। बहुत परेशान करता है, बहुत खींचना अपनी, लेकिन वो आ नहीं पाता है क्योंकि इतना कस के बांधा। लेकिन उसका प्रयास कभी विफल नहीं रहता है। वो प्रयास करते करते क्या करते हैं, उस घोड़े के दोनों पांव आगे से कट जाते हैं, और कटने के बाद वो खूंटे पे ही रह जाते हैं। लेकिन लूलुआन की हालत में वो घोड़ा अपने मालिक को बचाने के लिए आता है। फिर बताता है कि ये देखो, ये इस घोड़े की वफादारी है कि आपके ऊपर मुसीबत आई, ये अपने पांव को घुमा करके भी आपको बचाने के लिए आ गया, और उस घोड़े की जो है वहीं डेथ हो जाती है। ठीक है, तब ये चेतक घोड़े को ये महाराणा प्रताप अपने पास रखता है कि वास्तव में ये जो है स्वामी भक्त घोड़ा है। तो इस प्रकार से कुछ किताबों में आपको ये कहानी भी देखने को मिलती है। इसकी यही विशेषता है कि ये स्वयं अपने मालिक की पहचान करता है। ठीक है, आगे अपन ने दूसरे चक्रवात और खंडेराव को भी पढ़ा है। आजकल क्या है कि जो प्रश्नों का पूछने का तरीका है, महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, सरल प्रश्न बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं। हमें पता है आजकल क्या करेंगे, ये तीनों प्रश्न दे देंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा है, इनमें से 1, 2, 3 और एक में दे देंगे उपरोक्त सभी। अब अधिकांश लोगों ने इतना ही पढ़ा है चेतक, और जाकर के चेतक को राइट लगा के आ जाते हैं, और फिर जब आंसर की आती है तब कहते हैं कि ये तो उपरोक्त सभी सही था। तो ये क्यों था? क्योंकि हमें गहराई तक पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने चेतक के बारे में पढ़ा। आगे समझने का प्रयास करें। अगर मैं आगे बात बताऊं तो इसके शासन काल की, हमें पता है 1572 ईस्वी में इसका शासन शुरू हो जाता है, राज्याभिषेक होता है, और
1597 तक ये महाराजा रहते हैं मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा रहते हैं। अगर इस हिसाब से अगर अपन ये निकाले तो यहां पर 25 वर्ष तक इनका शासन रहता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आरपीएससी ने पूछा है कि महाराणा प्रताप जो है कितने वर्ष तक शासन किया, तो पता है इनका राज्याभिषेक 72 में हुआ और 1597 तक ये रहे, तो सीधा सीधा है कि 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो ये बात अपन को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं इनके, ठीक है, हाथी की, देखो ये हाथियों को लेकर के इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इनका युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध, उस हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि उस युद्ध में मानसिंह के, महाराणा प्रताप के, अकबर के और भी अनेक राजाओं के बड़े बड़े हाथी जो थे उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, इस कारण इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हाथी की बात करके करूं तो एक तो इसका हाथी था लूणा, लूणा नाम का एक हाथी था, और एक था राम प्रसाद। याद रखना, ये लूणा और राम प्रसाद ये जो थे ये महाराणा प्रताप के हाथी थे, जिसमें मुख्य हाथी राम प्रसाद था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह ने राम प्रसाद को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद बदायूं के साथ, किसके साथ? बदायूं, ये बदायूनी राइटर था, लेखक था, इसके साथ अकबर के पास भेजता है। ठीक है, और बताया जाता है राम प्रसाद की वफादारी, राम प्रसाद की वफादारी बताई जाती है कि एक तो इसका नाम चेंज कर देता है, राम प्रसाद से इसका जो है पीर प्रसाद, इस हाथी का नाम क्या चेंज कर देता अकबर? पीर प्रसाद। दूसरी बात, जहां इसको बंदी बनाया जाता है ये मुगलों के नियंत्रण में आ जाता है। बताया जाता है कि 1 महीने तक इस हाथी ने कुछ नहीं खाया और अंत में अपने प्राण त्याग दिए, और इस घटना को अकबर देख रहा था। जब उसने कहा कि इस मेवाड़ में एक जानवर भी अपने स्वाभिमानी के लिए मेरे सामने नतमस्तक नहीं हुआ, टेका नहीं, ये हाथी तक आता कि एक जानवर होकर मेरे सामने घुटने नहीं टेके, तो महाराणा प्रताप मेरे सामने कैसे घुटने टेकेगा। यहीं से इसकी जो है एक बार जो है इसके मन में, अकबर के मन में भय हो जाता है कि मैं मेवाड़ का लालच छोड़ दूं। ठीक है, लेकिन आगे और इसकी कहानियां लंबी होती जाती है, वो अपन देखें तो वो समझने का प्रयास करें। आगे अगर मैं बताऊं तो उसके बाद में इसके दरबारी कवि के बारे में बताऊं तो महाराणा प्रताप के जो दरबारी कवि थे उनके नाम, कि उनके दरबार में कौन कौन से ऐसे शोभा वाले थे, तो पहला नाम आता है पंडित चक्रपाणी। ये पंडित चक्रपाणी है जो इसके दरबारी कवि थे। दूसरा अगर मैं बात बताऊं तो भामाशाह, ये भामाशाह थे। ठीक है, इस भामाशाह के बारे में बताया जाता है कि ये बाद में इस भामाशाह को प्रधानमंत्री भी बनाता है महाराणा प्रताप, और इस भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को मुगलों के विरुद्ध, जब कोष या खजाना खाली हो गया था तो बताया जाता है कि 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, अपनी जो भी जीवन भर की पूंजी थी वो सारी सारी जो है दान दे देता है। इसलिए इसको राजस्थान का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। भामाशाह का मतलब ही दानवीर होता है, ये बात अपन को याद रखनी है। फिर अगर मैं तीसरा बात बताऊं तो ताराचंद, ताराचंद थे, ये भी इनके दरबारी कवि थे। अगला माला सांधू, माला सांधू के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला था वो हेमसूरी। ठीक है, हेमसूरी की एक रचना का नाम याद रखना, बादल चौपाई। ये हेमचंद्र सोनी की एक किताब है जिसका नाम है बादल चौपाई। ठीक है, तो ये चक्रपाणी, भामाशाह, ताराचंद, माला सांधू, ठीक है, रामा सांधू,
ये सारे के सारे जो थे हेमचंद्र सूरी या हेमसूरी, ये सब जो है क्या थे, महाराणा प्रताप के दरबारी। ठीक है, ये याद रखना, ये सब महाराणा प्रताप के क्या थे, दरबारी थे। आगे अगर मैं बात करूं राज्याभिषेक की तो समझे, देखो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। ठीक है, पहला हुआ गोगुंदा, याद रखना 1572। सबसे पहला इसका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और करने वाले जो थे वो थे कृष्णदास। ये कृष्णदास जो है ये ब्राह्मण थे, याद रखना कृष्णदास ब्राह्मण थे। गोगुंदा में 72 में पहला राज्याभिषेक हुआ, कृष्णदास ब्राह्मण ने किया और जो है तलवार बंधा कर किया, यानी कि राजपूतों में जब राज्याभिषेक होता है तो उसके तिलक कर किया जाता है, मुकुट धारण करवाया जाता है और कमर के ऊपर जो है सरपेटा बांध करके अर्थात तलवार बांध करके ये रस्म अदा की जाती। जो वो तलवार बांधने का कार्य किया वो कृष्णदास ने किया था। वैसे ये कृष्णदास मूल रूप से बनारस के थे, ठीक है, लेकिन ये मेवाड़ में रहते थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों ने गोगुंदा में किया। दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ वो कुंभलगढ़ में हुआ। कहां पर पड़ता है, राजसमंद। ठीक है, ये याद रखना, कुंभलगढ़ राजसमंद में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ। यहां पर ये समारोह बनाया गया, भव्य समारोह बनाया गया। एक याद रखना, इनके समारोह में, इसके राज्याभिषेक में किस मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया, तो याद रखना चंद्रसेन ने। ये मारवाड़ के उस समय शासक थे, मारवाड़ के, तो चंद्रसेन ने भी महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसमें भाग लिया था। ये बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं इनके उपनाम को लेकर के, महाराणा प्रताप को किन किन नामों से जाना जाता है, उपनाम। उपनाम, तो उपनाम में पहला तो आता है किक्का। ये किक्का जो नाम दिया वो भिल्लों ने दिया था, ये याद रखना, भिल्लों ने दिया था। और इस किक्का का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा बालक। ठीक है, बालक नहीं मिले तो बच्चा भी कह सकते हैं, बच्चा। ठीक है, उपनाम है इसका किक्का। ये बचपन का भी नाम है। ठीक है, उपनाम में ये बचपन का भी कह सकते हैं इसको, बचपन जब छोटा था तो उस समय भिल्लों ने इसका जो नाम दिया वो किक्का रखा। ठीक है, और इस किक्का का मतलब होता है छोटा बालक या छोटा बच्चा। आगे अगर मैं इसकी बात करूं उपनाम को लेकर के, हाँ, तो उपनाम को लेकर के था। इसके बाद इसको कहते हैं मेवाड़ केसरी। ठीक है, अन्य नाम भी बताते हैं। वीर शिरोमणि, ये सारे जो नाम लिखवा रहा हूं ये महाराणा प्रताप के उपनाम में उसको नाम से जाना जाता है पाथल। ये पाथल जो नाम है साहित्य के कारण दिया गया था, साहित्यकार के कारण। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया की एक पुस्तक है जिसका नाम है पाथल पित्तल। ठीक है, जिसमें पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए और पित्तल शब्द जो है पृथ्वीराज के लिए आया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला राजस्थान का महानतम सुरताना।
ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ शिरोमणि, ये सारे जो नाम है, मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि, पाथल, राजस्थान का महानतम, सुरताना, मेवाड़ शिरोमणि, ये सब जो है महाराणा प्रताप के उपनाम है। एक और है गोइलोत राणा, गुहिलोत राणा, ये भी महाराणा प्रताप के नाम थे। तो ये सारे नाम जो है महाराणा प्रताप के थे। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करें। आगे अगर बात आती है महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री, तो इसका जो प्रधानमंत्री था पहले वो था महासाहनी। ठीक है, ये महासाहनी इसका प्रधानमंत्री था। बाद में जो बन गया वो भामाशाह, ये भामाशाह बन गया था। ठीक है, पहले महासाहनी था और बाद में जो है भामाशाह महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री बना। आगे अगर मैं बात करूं राजधानी की, तो राजधानी की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो राजधानियां थी वो समझे। देखो, सबसे पहले इसकी राजधानियां कुल 6 बार परिवर्तन हुई है। 6 राजधानियां बार बनी है, 6 बार इसने राजधानियां बनाई है। पहली बार जो बनाई वो बनाई गोगुंदा। सबसे पहले इसने गोगुंदा को राजधानी बनाया। जब इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, उस समय इसकी गोगुंदा थी। जैसे ही राजा बना तो उसने अपनी राजधानी चेंज की, परिवर्तन की, और वो बनाई थी उसने कुंभलगढ़ को। ठीक है, कुंभलगढ़ के बाद इसने जो राजधानी बनाई अत्तरगढ़ को, अत्तरगढ़। ठीक है, यह राजधानी बनाई हल्दी घाटी युद्ध के समय। हल्दी घाटी युद्ध के समय अत्तरगढ़ को राजधानी बनाई। फिर अत्तरगढ़ के बाद पुनः इसने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाई। ठीक है, पुनः कुंभलगढ़ को राजधानी बनाई और कुंभलगढ़ राजधानी बनाने के बाद इसने जो है अगली राजधानी बनाई दिदेर को। ठीक है, दिवेर को, और अंत में इसने बनाई चावंड को। वापिस समझे, जब राजा था उस समय गोगुंदा थी, उसके बाद तुरंत परिवर्तन किया, कुंभलगढ़ को बनाई। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो अत्तरगढ़ को बना दी। फिर अत्तरगढ़ के बाद तुरंत इसने चेंज करके कुंभलगढ़ बनाई। फिर उसके बाद में दिवेर बनाई और दिवेर के बाद उसने चावंड को राजधानी बनाई। ठीक है, ये जो चावंड राजधानी बनी थी ये 1615 तक रही। ठीक है, ये 1615 तक जो है चावंड राजधानी रही थी, ये याद रखना, जो 1585 से बनी थी। ठीक है, ये 1585 से लगाकर 1615 तक जो है चावंड राजधानी रही और इस राजधानी को आपातकालीन राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, जिस समय ये संकट में था उस समय इस राजधानी को बनाया। ठीक है, तो ये चावंड राजधानी का भी प्रश्न कई बार पूछा गया था, ये बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर कई बार प्रश्न पूछ ले कि चावंड राजधानी रही कितने वर्ष तक, तो यह भी याद रखना ये 30 वर्ष तक रही थी। ठीक है, क्योंकि 1585 में बनी और 1615 तक रही, तो 30 साल तक ये राजधानी चावंड रही थी। अर्थात इसके मृत्यु के बाद भी जो इसके उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, उन्होंने भी इसी राजधानी को रखा था। आगे अगर मैं महाराणा प्रताप की बात करूं मृत्यु की, तो 19 जनवरी 19 जनवरी
1597 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, मृत्यु के बाद में अगर मैं इसकी बात करूं अंतिम संस्कार की, तो इसका अंतिम संस्कार जो है वो बारडोली में हुआ, और ये बारडोली स्थान पड़ता है उदयपुर में, उदयपुर में। ठीक है, अगर मैं इनके स्मारक की बात करूं तो इसके स्मारक दो जगह है। पहला स्मारक जो है वो है मोती डूंगरी में, ये पड़ता है मोती डूंगरी उदयपुर में, फतेह सागर झील के किनारे। और अगर मैं दूसरी बात करूं इनकी तो वो है दिवेर में, इसका दिवेर। ठीक है, इन दोनों ही जगह जो है इनका स्मारक बना हुआ। ये प्रश्न एक बार पूछा भी गया था, जो ये मोती डूंगरी में इसका स्मारक बना हुआ है उदयपुर में, ये स्मारक किस झील के किनारे है, तो भी याद रखना झील का नाम फतेह सागर झील। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके स्मारक जो है दो है, मोती डूंगरी और दिवेर। अगला अगर मैं इनकी छत्रियों की बात करूं तो इसकी छत्री बारडोली में है, छत्री जो है बारडोली में है, और ये छत्री है 8 खंभों की, 8 खंभों की, ये याद रखना। ठीक है, दो जगह स्मारक बने हुए हैं, छत्री इनकी बारडोली में बनी है, अंतिम संस्कार इनका बारडोली में हुआ, बारडोली अपनी उदयपुर में है। ये इतना सा अपन को याद रखना है। आगे अगर मैं बात करूं कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में हमने इतना जाना, तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो मैं एक बार कुछ स्रोत लिख देता हूं। जानकारी के स्रोत, ठीक है, यानी महाराणा प्रताप के बारे में हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है, तो पहला मिलता है हमारे राज प्रशस्ति से, राज प्रशस्ति। और ये राज प्रशस्ति जो लिखी थी वो लिखी थी रणछोड़ भट्ट ने, तेलंग। ठीक है, ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, इसके बारे में हमें महाराणा प्रताप के बारे में बताता। दूसरा अमरकोश, अमर काव्य, और ये अमर काव्य की बात करूं तो ये लिखी थी सदा शिव ने, ये सदा शिव ने अमर काव्य लिखा, उसमें भी हमें महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं जगन्नाथ प्रशस्ति, और अगर जगन्नाथ प्रशस्ति की बात करूं तो ये लिखी थी कृष्ण भट्ट ने। आगे अगर मैं बात करूं नैन्स वीर विनोद, और वीर विनोद लिखी थी श्यामल दास ने। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जिससे हमें महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलती है तो वो था नैन्सी की ख्यात, ये लिखी थी मुणोत नैन्सी ने। और अगर मैं बात करूं इसके ग्रंथ को लेकर के तो वो था प्रताप जीवनी, जो लिखी थी खुशवीर ने। ठीक है, अगर और मैं बात करूं मुंतुफलवाब, इससे भी जानकारी मिलती है। और अगर मैं बात करूं आईने अकबरी,
जो अब्दुल फजल की थी, ये जो मैंने सारे ग्रंथ बताए हैं, राज प्रशस्ति, अमर काव्य, जगन्नाथ, वीर विनोद, नैन सिंह की खियात, प्रताप चरित्र, आईने अकबरी, इन सब से जो है, इन सब का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो उनके बारे में हमको, मेवाड़ के महाराणा प्रताप है उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, उनके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, किस किस प्रकार से युद्ध किए, क्या क्या किए, ये सारी जानकारियां आगे हमको इसमें मिलती हैं। इस प्रकार से जो आज का जो वीडियो हमने बनाया है, हमने जानने का जो प्रयास किया है, उसमें महाराणा प्रताप के बारे में जाना, उनके जीवन परिचय के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से शासन किया और उनके शासनकाल में कौन कौन से युद्ध हुए, वो सारी नीतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।